जो चैप्टर 3 है केंद्रीय सूचना आयोग, इसमें सेक्शन 12 बात करता है केंद्रीय सूचना आयोग का गठन। यहाँ गठन कैसे होगा, इस आयोग जो ये आयोग है ये किन किन लोगों से मिलकर बनेगा। तो यहाँ हमने देखा था कि एक तो होगा इनका मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अनधिक मतलब 10 से कम होंगे केंद्रीय सूचना आयुक्त, मतलब 10 से कम हो सकते हैं या 10 हो सकते हैं, 10 से ज्यादा नहीं होंगे। तो इस तरीके से 11 लोग जो होंगे ये केंद्रीय सूचना आयोग का गठन करेंगे। यहाँ पर सबसेक्शन 4 दे रखा है कि जो केंद्रीय सूचना आयोग है इसका जो भी नियंत्रण होगा, प्रबंधन होगा, मैनेजमेंट होगा, जो भी चीजें इसके निर्देशन में होगी वो किसके द्वारा की जाएगी, तो वो मुख्य सूचना आयुक्त के द्वारा की जाएगी। और यहाँ पर उनको सपोर्ट कौन करेगा, उनकी हेल्प कौन करेगा, तो बाकी के जो 10 आयुक्त आ रहे हैं, 10 सूचना आयुक्त आ रहे हैं, वो इनकी सहायता करेंगे। पर इनका मेन हेड कौन होगा, वो होगा मुख्य सूचना आयुक्त। ठीक है, ये लोग सारी की सारी वही चीजों को फॉलो करेंगे जो केंद्रीय सूचना आयोग इनको दे रहा है। ये यहाँ दे रखा है केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निर्देशों के अधीन, मतलब जो ये मुख्य सूचना आयुक्त है और बाकी जो बचे हुए 10 सूचना आयुक्त है ये किसके अंडर में रहेंगे, किसके कंट्रोल में रहेंगे, तो ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इसके अंडर में रहेंगे। ये जो भी डायरेक्शन देंगे ये डायरेक्शन इन लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ये हुआ सेक्शन 4। सेक्शन 5 है कि जो मुख्य सूचना आयुक्त है या सूचना आयुक्त है इन लोगों के क्वालिफिकेशंस क्या है। तो ये लोगों को लॉ का, कानून का नॉलेज होना चाहिए, साइंस का होना चाहिए, विज्ञान का, प्रौद्योगिकी का। इसकी आप लिस्ट बना लेना। ये लिस्ट मैंने कल आप लोगों को दिखाई थी, देखिए एक बार इसको एक बार और। ये दे रखी है लिस्ट, ये लिस्ट आप लोगों को भी बनाना है तब ये याद रहेगी। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशंस में इनके पास सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठा, सोशल लाइफ जो है इनकी अच्छी होनी चाहिए, इनको कानून का अनुभव होना चाहिए, विज्ञान का, प्रौद्योगिकी का, सोशल सर्विस, सामाजिक सेवा का, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार माध्यम, प्रशासन और शासन का अनुभव। ये जो 10 पॉइंट दे रखे हैं ये इनके क्वालिफिकेशंस है। तो ये क्वालिफिकेशंस के क्राइटेरिया में जो भी आएगा उसको ही मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त बनाया जा सकता है। ठीक है, ये पॉइंट देख लिया था। 6th पॉइंट बोलता है कि यहाँ पर जो मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त है जिसको भी बनाया जा रहा है ये कोई अन्य लाभ का पद धारित नहीं करेगा, कोई और पोस्ट साथ में नहीं लेगा, कोई और काम साथ में नहीं करेगा। मतलब 1 टाइम 1 वर्क। अगर मुख्य सूचना आयुक्त है तो वो मुख्य सूचना आयुक्त का ही पदभार संभालेगा, इसके साथ में कोई और पदभार नहीं संभालेगा। कोई मंत्रिमंडल का सदस्य है कि जैसे कोई गृह मंत्री है तो वो एक व्यक्ति गृह मंत्री भी और वही व्यक्ति मुख्य सूचना आयुक्त भी, ऐसा नहीं हो सकता। वो सिर्फ मुख्य सूचना आयुक्त का ही पदभार ग्रहण करेगा, साथ ही साथ में कोई वो अन्य कारोबार भी नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि मुख्य सूचना आयुक्त भी बना हुआ है और साथ में उसका कोई अन्य बिजनेस भी कर रहा है, ऐसी उसको परमिशन नहीं होगी। यहाँ पर उसके नाम से कोई अन्य कारोबार वह नहीं करेगा। यही चीज एडवोकेट्स पर भी फॉलो होती है। मैंने कहा था इसकी इंफॉर्मेशन निकाल के लाना, क्योंकि वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जो एडवोकेसी है ये फुल टाइम वर्क है। तो ये फुल टाइम वर्क होने के कारण ही एडवोकेट दूसरा काम नहीं कर सकता। कोई दुकानदारी भी अगर उसको करना है तो फिर उसके नाम से नहीं कर सकता। तो यहाँ पर भी यही दे रखा है कि जो मुख्य सूचना आयुक्त है ये मुख्य सूचना आयुक्त का ही पदभार संभालेगा, कोई अन्य कारोबार वो नहीं करेगा। ठीक है, फिर दे रखा था कि केंद्रीय सूचना आयोग जो है इसका मुख्यालय कहाँ होगा, तो इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में होगा। और जब अगर जरूरत पड़ रही है कि और इसके मुख्यालय के कार्यालय स्थापित किए जाए, ऑफिस इसके ओपन किए जाए, तो वो अगर केंद्र सरकार को लगता है तो वहां पर वो कर सकता है, ऐसे और भी कार्यालय स्थापित वो कर सकता है। यहाँ तक हो गया था। फिर सेक्शन 13 बात करता है
कि इनकी सेवा शर्तें क्या होगी, कब तक ये अपना पदभार ग्रहण करेंगे। तो 65 वर्ष की आयु, यहाँ एक मेरा क्वेश्चन है कि हमारे पास दो बातें आई थी, या तो वो 65 वर्ष की आयु पूरी कर ले, या तो फिर 5 वर्ष की जो अवधि है, 5 साल का जो टाइम ड्यूरेशन दे रखा है, ये दोनों में से जो भी पहले हो जाए, जो भी पूर्वोत्तर हो, तो वो पद धारण करेगा और उसके बाद में वो पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं रहेगा, मतलब उसे अपना पदभार छोड़ना पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब था, क्या मतलब था इसका? या तो 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले आ जाएगा उसके आधार पर वो अपने पद से मुक्त हो जाएगा। हाँ, अगर हो जाएगा वहां से। हाँ, अगर उसकी उम्र 65 साल पहले हो रही है तो फिर भले ही उसकी जो कार्य करने की अवधि है वो 3 साल हो, पर अगर 65 का पूरा हो गया है तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। पर यहाँ पर जो भी मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त बनाया जाएगा, उसको पुनर्नियुक्ति का, वो व्यक्ति पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं रहेगा। मतलब एक व्यक्ति एक ही बार मुख्य सूचना आयुक्त बन सकता है या सूचना आयुक्त बन सकता है। जैसे सीएम बार बार बन सकता है ना, हर बार री इलेक्शन में वो वापस वो पद को ग्रहण कर सकता है, पर मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के पास ये फैसिलिटी नहीं है, वहां पर वो पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। ठीक है मैडम, इसका कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष का। नहीं मैडम, 5 वर्ष का नहीं है मैडम, अभी 3 हो गया, 19 का अपने बजट भेजा है आपको, उसको 3 वर्ष कर दिया। अच्छा, 2019 में मैडम इसका संशोधन हुआ था। हाँ, ये सूचना का अधिकार। अभी ये क्या है, हम इसलिए ये पढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से आएंगे और ये मेन है हमारा, तो अभी यही चल रहा है, इसलिए इसको ही पढ़ना होता है। बाकी फिर इसमें अमेंडमेंट हो चुके हैं, है ना। तो ये जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो हमारे कल कवर हो जाएंगे। ये अभी राहुल जी आपने क्या शेयर किया है? एक तो उसका स्ट्रक्चर भेजा है, ये पूरा मुख्य सूचना आयोग से लेके नीचे सूचना आयुक्त जो रहते हैं, और उसके साथ पूरा स्ट्रक्चर उसका आयोग का बनाया हुआ है उन्होंने। हाँ हाँ, और एक जो अमेंडमेंट हुआ है 2019 का, वो है 19 का। हाँ, तो इसमें कुछ जो भी अमेंडमेंट होंगे वो एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें होंगे, है ना, तो वो देख लेंगे। और इसके बाद जो मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त है, ये कहाँ पर शपथ लेगा, किसके सामने शपथ लेगा? तो वह राष्ट्रपति के सामने लेगा, राष्ट्रपति के सामने लेगा। और अगर राष्ट्रपति उस वक्त अवेलेबल नहीं है तो वो कोई ऐसी अथॉरिटी सामने रख के जाएगा, कोई प्राधिकृत व्यक्ति रख के जाएगा जिसके सामने हम शपथ ले सकेंगे और हमारे साइन सिग्नेचर कर सकेंगे। और अगर हमें हमारा पद छोड़ना है, पद का त्याग करना है, तब भी हम कहाँ जाएंगे? तब भी हम राष्ट्रपति को ही संबोधित करेंगे, राष्ट्रपति के पास से हम लोग जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को धारा 24 में निर्दिष्ट रीति से हटाया जा सकेगा। अगर वो पद का त्याग करता है तो भी, और अगर उसको हटाया जा रहा है तो भी कहाँ जाएंगे? राष्ट्रपति के पास जाएंगे। उसकी प्रोसेस क्या है? तो वो सेक्शन 14 में दे रखी है, जिसको आगे डील करेंगे। अभी इनके जो वेतन भत्ते हैं वो कैसे होंगे? तो इनके वेतन भत्ते सेम होंगे जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के होते हैं। इसके बाद में जैसे वो पॉइंट दे रखा है कि कैसे उनको हटाया जाएगा, तो हटाने के लिए क्या प्रोसेस होगी? तो यहाँ पर मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही इन लोगों को हटाया जा सकता है। अभी राष्ट्रपति भी बिना सोचे समझे आदेश देंगे नहीं, उनके पास भी कुछ रिजनेबल ग्राउंड होने चाहिए। तो ग्राउंड्स में क्या है कि अगर ऐसा साबित हो जाता है या प्रेसिडेंट को भी ऐसा समाधान हो जाता है कि कोई कदाचार किया जा रहा है, मिसकंडक्ट हो रहा है, ठीक है, असमर्थता बरताई जा रही है, मतलब जैसे किसी आवेदक ने एप्लीकेशन फाइल की है, अभी उसका आंसर देना चाहिए, पर ये जो आयुक्त है या ये जो आयोग है वहां पर एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं, मतलब क्या है, वो इस चीज में कैपेबिलिटी नहीं दिखा रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो इस आधार पर उन्हें पद से हटाया जा सकता है।
और साथ ही उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर जांच के पश्चात ये रिपोर्ट दी है। एक तो पहला ये है कि राष्ट्रपति को खुद समाधान हो जाता है, राष्ट्रपति का ही ऐसा आदेश है कि इन लोगों को हटाया जाए तो भी हटाया जा सकता है। और जो उच्चतम न्यायालय है मतलब सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने उससे पहले समाधान हो गया कि ये सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, इन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन भी कर ली है। उसके बाद जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट इन्होंने राष्ट्रपति को दे दी है। तो ऐसी कंडीशन में भी इन दोनों को, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को, उनके पद से हटाया जा सकता है। इसके बाद है राष्ट्रपति उस मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को जिसके विरुद्ध उपधारा 1 के अधीन, अभी यहाँ उपधारा 1 के अधीन ही सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट दे रहा है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पर उच्च न्यायालय ने अगर निर्देश दिया है और ऐसे निर्देश के बाद सुप्रीम कोर्ट को वो रिपोर्ट मिल गई है, ठीक है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट को रिपोर्ट मिल गई है, तो यहाँ आदेश पारित किए जाने तक पद से निलंबित कर सकेगा। मान लो उनको रिपोर्ट मिल गई है, अभी पूरी प्रोसेस होगी, प्रोसेस में टाइम लगेगा कि सच में इन लोगों के द्वारा मिसकंडक्ट किया गया है, नहीं किया गया है। अगर नहीं किया गया है तो फिर वो पद पर बने रहेंगे। तो बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है, तो अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो टाइम ड्यूरेशन में उनको उस पद से हटा सकते हैं। ये लिखा है ना यहाँ, आदेश पारित किए जाने तक पद से निलंबित कर सकेगा। और यदि आवश्यक समझे तो जांच के दौरान कार्यालय में एक तो वो पद से भी निलंबित कर सकेगा, और अगर उसे ऐसा लगता है कि पद से निलंबित करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये है कि अभी जो ये कार्यभार संभाल रहा है ये बस ये रोक दिया जाए, तो वो चाहे तो निलंबित मतलब पद से भी हटा सकते हैं। और चाहे तो जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब तक वो क्या कहेंगे, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को, कि अभी आप ऑफिस मत आइए, मतलब आपके कार्यालय मत आइए, और वहां पर जो भी काम चल रहे हैं उनका फिर वो कंडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, 2 कंडीशन यहाँ पर बन सकती है। फिर और भी कुछ रीजंस है जहां पर उन्हें पद से हटाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि बस कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही हटाया जाए, कुछ और रीजंस है। तो वो रीजन क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहला रीजन तो है कि दिवालिया न्याय निर्णित किया गया है। क्या होता है दिवालिया? बैंकरप्ट, दिवालिया क्या होता है? तो उसको न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित, मतलब कोई ऋण नहीं दे रहा है, सरकार की कर पा रहा है, तो उसको नागरिकता छीन ली जाती है उसका मूलतः। तो हाँ, और नागरिकता छिन जाएगी तो अस्तित्व में नहीं रहेगा, बस है वो भारत के अंदर, बस अस्तित्व खत्म हो जाएगा उसका। हाँ, यहाँ पर वो कर्जदार व्यक्ति आता है ना, जैसे बैंक से हमने कुछ। मैडम इसकी नागरिकता कैसे हट जाएगी? नागरिकता तो नहीं हटेगी, हट जाती है दिवालिया होने पर। अच्छा, बाकी फिर इसमें और भी चीजें ये आती है कि जैसे बैंक से अगर हम, जैसे कोई होता है ना, बहुत बार दिवालिया घोषित कर देते हैं कि बैंक से हमने कोई कर्ज ले रखा है, तो अगर बैंक से कर्ज ले रखा है, हम नहीं उसको चुका पा रहे हैं, तो फिर हम खुद ही उस चीज के लिए एडमिट कर देते हैं। राहुल जी, ये कहीं लिखा है क्या? थोड़ा हो तो भेजो ना। अभी नहीं, बाद में मैं भेज दूंगा। ये मेरे को कंफर्म है कि वो दिवालिया घोषित होने पर उसको नागरिकता छीन ली जाती है। हाँ, लोग तो बांग्लादेशियों को भी नागरिकता दे रहे हैं और हम लोगों की कैसे छिन जाएगी? अरे तो जो इतना कर ले देश विरोधी कार्य करता है तब नागरिकता हटती है। उसका अस्तित्व खत्म कर लेता है, स्वयं कोर्ट उसका घोषित कर देता है। अब वो कोर्ट के ऑर्डर को निकाल के बताऊं, नागरिकता तो इसमें नहीं हटती है। जैसे मैं हूँ अभी, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से मान लो मैंने बैंक से कुछ कर्ज वगैरह ले रखा है, अभी मैं उसको पे नहीं कर पा रही हूँ,
मान लो वो 10,000 15,000 है, पर मेरी कंडीशन ऐसी है कि मैं उतना भी पे नहीं कर पा रही हूँ, तो उस वक्त मैं वो रिलैक्सेशन में जा सकता है या हाँ वो न्यायालय के समक्ष बात रख सकता है कि मैं जब भी आएगा तब लौटा दूंगा। हाँ। और वो पूर्णतः ये इनकार कर दे कि मैं दूंगा ही नहीं और मेरे पास किसी भी हालत में देने के मेरे पास कुछ भी नहीं है, और उसके उसके तो कारण फिर सर सारी वो property- फिर वो ऐसा है, आप जो बोल रहे हो ना कि सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी, तो फिर उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस रहेगी। हाँ वो मतलब इतना अच्छा लोन खासा ले है, रखा है, जीता है, हाँ भगोड़ा घोषित बैंक, हो जाएगा। हाँ वही वही छोटे वो मोटे के भगोड़ा लिए घोषित, छोटे हाँ मोटे के लिए नहीं है, छोटे हाँ मोटे के लिए नहीं है, हाँ वही तो, फाइनेंस का लोड और अपनी अच्छा प्रॉपर्टी खासा ले रखा है उसने, जैसे ये मुख्य सूचना आयुक्त है, अच्छा जैसे खासा वो अगर ले रखा है बैंक से, तो फिर वो चाहे ऐसे, विजय माल्या हाँ हाँ विजय विजय माल्या। मालविया, हाँ वो उसने क्या करा कि लोन तो ले लिया और सब प्रॉपर्टी बेटे के नाम पे करके भग गया फिर। हाँ, मतलब वो खुद ही क्या वो एडमिट कर लेता है कि अब मैं सिटीजनशिप छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अभी यहाँ का मतलब इतना उसने कुछ ले रखा होता है कि इसके बाद उसके सारे राइट्स वहां पर खत्म हो जाते हैं, कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता है, कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता है, सारे तरीके से उसके सारे राइट मैडम खत्म हो विजय जाते माल्या हैं। ने मैडम लंदन की नागरिकता ले रखी है मैडम। अरे वो वहां ले रखी है, उसको छोड़ो। अपने यहाँ ऐसा होता है मैम, कोर्ट में जैसे अगर दिवालिया वहां की घोषित उसने करना अगर है ले रखी है तो इंडिया की तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी ना। एक अगर ऐसा कहीं दिवालिया भी उसकी- होता है मैम एज पर कंडीशंस की, जैसे अब वो नहीं भर पा रहा है तो उसको कुछ भी रियायत दे के कुछ भी करके उसको फर्स्ट उसका समझौता करा के कुछ भी दे दे वो, और बैंक उसमें सेटलमेंट करके खत्म करे, पर सेकंड टाइम उसका वो लोन नहीं होता किसी भी बैंक से उसको फिर। हाँ वही तो बोल रही हूँ, हाँ वो लीगल भी होता एक्शंस है। उसके सारे खत्म हो जाते हैं, सारा उसका कंट्रोल जो होता है वो खत्म हो जाता है। मैडम जहाँ तक हमें पता है दिवालिया मतलब जिसके पास पैसे वगैरह कुछ ना हो, हाँ तो वो यही मतलब तो होता है, यही हाँ, होता बस है। ये इतना ही होता है, बाकी नागरिकता वाला तो कुछ नहीं है मेरे से। नहीं वो ऐसा भी नहीं कह सकते हो आपके कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं है, ये कहना भी गलत है। बोल रही हूँ ना स्पेसिफिक कंडीशंस रहेगी, मैटर टू मैटर डिपेंड करेगा। अगर कम का मैटर है जो मैं बोल रही हूँ 10-15 हजार का है, तो यहाँ सिटीजनशिप थोड़ी ना खत्म करेंगे, पर करोड़ों का मामला है तो वहां पर तो बनेगा ना कि उसने इतनी ज्यादा धोखाधड़ी की है, इतना ज्यादा फ्रॉड किया है कि देश से ही इतना पैसा उसने निकाला है। मैडम अभी तो उसको पकड़ ही नहीं पा रहे हम लोग। हाँ। ट्रायल चलेगा उसका मैडम। हाँ इसमें सारे लीगल रेस्ट्रिक्शन है वो भी सब लग जाएंगे, आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाओगे, कोई लोन नहीं ले पाओगे, क्योंकि पहले ही जो ले रखा है वो नहीं भर पा रहे हो, तो नया लोन लेने की भी परमिशन आपको नहीं होगी। यहाँ पर क्या है, फ्यूचर लोन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्रेडिट्स खराब हो जाते हैं ना फिर। वो जीने का अधिकार रखता है, बाकी हाँ उसको उसका अधिकार ये नहीं रहता। ये सबसे बेस्ट लाइन हुई कि सिर्फ उसको अब जीने का अधिकार है और कुछ भी नहीं है, सबसे बढ़िया बात। पर ऐसा नहीं है, ये आप माइंड में मत बिठाना कि खत्म ही हो जाती है सिटीजनशिप, वो डिपेंड करेगा, केस टू केस डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पर फाइनेंशियल राइट्स भी खत्म हो जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने ये पॉइंट यही दे रखा है कि उसको कब हटाया जा सकता है पद से। तो सबसे पहला है कि अगर उसको दिवालिया न्याय निर्णित कर दिया गया है, दिवालिया घोषित कर दिया गया है तो हटाया जाएगा। दूसरा है कि कहीं ना कहीं किसी ऑफेंस में आ गया, वो कन्विक्ट हो गया है, अपराध के लिए दोषित हो गया है वो, तो यहाँ पर भी फिर उसको हटाना पड़ेगा। अपनी पदावधि के दौरान वो किसी अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वेतनिक नियोजन में लगा हुआ है, मतलब क्या है कि मुख्य सूचना आयुक्त का तो पदभार उसके पास है ही है, पर साथ में कोई ना कोई और बिजनेस कर रहा है, और कोई बिजनेस कर रहा है। कहाँ से आवाज आ रही है? अक्षय गुप्ता जी, ये किसी का माइक चल रहा है। हाँ ये अक्षय कर जी का। दिया, मैंने कर दिया, म्यूट नहीं हो रहा है इनका, हाँ हो गया। तो यहाँ पर वो मुख्य सूचना आयुक्त से भी पैसा कमा रहे हैं, साथ में कोई बिजनेस भी खड़ा कर लिया है, वहां से भी उनके पास पैसा आ रहा है, वेतनिक नियोजन में लगा हुआ है, मतलब ऐसा कोई काम कर रहा है जिसे
अन्य दूसरी तरीके से भी उसके पास पैसा आ रहा हो, तो अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो भी उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण, कि अगर कोई ऐसी कंडीशन बन रही है कि हेल्थ इश्यूज आ गए हैं, तो वहां पर भी फिर वो उनका जो कार्यभार है वो सही तरीके से उसका निर्वहन नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए अगर ऐसा है तो भी उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। और साथ ही साथ में अगर उनके पद से हटाया जाता है उन्हें, तो वहां पर ऐसे वित्तीय और अन्य हित अर्जित किए हैं, जो भी उन्हें पैसा मिला है उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। इसकी प्रभाव पड़ने की संभावना वहां पर है। ये पॉइंट ये दे रखा है यहाँ पे कि वित्तीय या और अन्य हित अर्जित किए हुए हैं, जिससे मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कि अगर वो किसी अपराध में संलग्न है या दिवालिया घोषित किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में उनके जो भी काम है, जो कृत्य है या उनके वेतन है, उन पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। फिर दे रखा है, यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त किसी प्रकार भारत सरकार द्वारा, मैडम हाँ ये भी मैंने इसको सर्च किया तो बता रहा है कि नहीं, दिवालिया होने पर नागरिकता खत्म नहीं होती है। दिवालियापन एक वित्तीय स्थिति है, ना कि नागरिकता खोने का आधार। भारतीय नागरिकता केवल स्वैच्छिक त्याग, बर्खास्तगी, दूसरे देश की नागरिकता लेने पर या सरकार द्वारा वंचित करने या देशद्रोही गतिविधियों में मामले पर ही समाप्त होती है। अभी दिवालिया होने पर कुछ नहीं होता। तो अभी जहां से भी इंफॉर्मेशन निकाली वहां नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछो कि सिटीजनशिप खत्म होती है क्या? नहीं होती है मैडम, वही तो बोल रहे हैं। नहीं, पूछो तो। अभी आपने क्या बोला? उससे कोई कहाँ सर्च किया? दो तीन जगहों पर, मतलब दो तीन जगहों पर होती है ना मैडम। हाँ। जैसे देशद्रोह का आप काम करोगे तो हाँ। खत्म होगी। हाँ, आप जैसे लंदन में बस जाओगे तो यहाँ तो छोड़नी पड़ेगी आपको। अजय जी क्या कह रहे हैं? 5 से 11 रहेगी, कब छूटेगी? 5 से 11 में हुई तो अनुच्छेद में, संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक वही तो दिया है मैडम कि हाँ, नागरिकता वही कब है। मिलेगी भारत की, कब समाप्त होगी। हाँ, तो अजय जी आपका क्या कहना पड़ रहा है कि अगर दिवालिया घोषित कर दिया जाए तो नागरिकता खत्म होगी या नहीं होगी? नहीं होगी मैम, मैडम नहीं होगी, मरने पर ही खत्म होगी। संविधान पे खत्म होती है। देशद्रोह क्या, दूसरे देश की नागरिकता अपना ली उसने, राहुल जी ये 3-4 शर्तें हैं उसमें। इनके लिए प्रूफ लेकर आओ। आपका कहना है कि खत्म हो सकती है, खत्म होगी। अब मैं सर्च करके निकालूंगा हाँ। किसी प्रकरण से हाँ, प्रूफ लेकर आओ, क्योंकि मैंने जो सर्च किया उसमें यही है कि डिपेंड करेगा कंडीशन टू कंडीशन। तो कंडीशन पे डिपेंड करेगा मैडम जैसे मान लो मैडम नागरिकता खत्म भी हो गई मैडम, दिवालिया जैसे मैं ही हो गया, तो मुझे कहाँ भेजेंगे फिर बताइए मैडम? कहीं नहीं भेजेंगे। रहना यहीं रहो, पर आप फिर बैंक से लोन नहीं ले सकते। तो मैडम बिना नागरिकता के कोई आदमी रह नहीं सकता ना। भारत का नागरिक नहीं हो आप तो कैसे रहोगे यहाँ पर? अरे पुराना अस्तित्व तो है आपका, बल आप जीने का अधिकार रखते हो, ये तो कहा बिना लास्ट लाइन में। नहीं मैडम, जो बिना नागरिकता के हैं उनको भी तो अमित शाह भगा रहे हैं मैडम। जो अपने असम में और यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जो रुके हुए हैं ना, उनको भगा रहे हैं मैडम। इसीलिए तो वो भैया आपकी नागरिकता खत्म नहीं कर, छीनी गई है, मतलब ऐसा। हाँ, उनकी कंडीशन अलग है, वो बांग्लादेशी, असम, उनकी कंडीशन अलग है। उनका कुछ अस्तित्व ही नहीं है। राहुल जी वो तड़ी पार अलग होता है। जिसकी नागरिकता छीन ली जाती वो अलग होता है। उसका उसके पास एक ये रहता है कि मेरा नागरिकता सरकार ने छीनी है, कोर्ट ने ऑर्डर से छीनी गई है, कोई ऐसे नहीं छीनी। उसके बाद ये तो प्रूफ है कि मैं भारत का निवासी हूँ। ठीक है राहुल सर, चलो और देख लेंगे बस। और ढूंढूंगा मैं सर्च करके। नहीं, सारे लोग आप ही नहीं, सारे लोग देखेंगे। ठीक है, दो चीजें हमको सर्च करके लानी है। एक ये सिटीजनशिप से रिलेटेड, दिवालिया घोषित होने पर सिटीजनशिप पर क्या असर पड़ता है, और दूसरा कि एडवोकेट एक साथ 2 काम कर सकता है या नहीं कर सकता है। ठीक है, अभी आगे बढ़े। यस मैम। हाँ, अभी हमारे पास आता है
राज्य सूचना आयोग। जो चीजें हमने केंद्र सूचना आयोग में पढ़ी सेम एज इट इज यहाँ पर भी दे रखी है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। सिर्फ चेंजेस इतना है कि जहाँ पर वहाँ केंद्र सरकार दे रखा है वहाँ हमारे पास वो वर्ड चेंज होके राज्य सरकार आ जाएगा, बाकी सेम चीजें हैं। जहाँ पर प्रधानमंत्री दे रखा था वहाँ मुख्यमंत्री आ गया है। तो यहाँ पर भी वही है कि इसका गठन कैसे होगा, इसमें भी एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होगा और 10 से अनधिक संख्या में राज्य सूचना आयुक्त होंगे। वहां पर भी यही बातें दे रखी थी। यहाँ पर भी यही है कि जो भी इनको आयोग के द्वारा निर्देशन दिए जाते हैं, डायरेक्शन दिए जाते हैं, जो मैनेजमेंट होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, तो मुख्य सूचना आयुक्त के द्वारा किया जाएगा। उसकी हेल्प कौन करेगा, सपोर्ट कौन करेगा, राज्य सूचना आयुक्त करेगा। वहां पर भी यही दे रखा था कि जो यहाँ पर केंद्र का मुख्य सूचना आयुक्त है वो सारा मैनेजमेंट करेगा और उसके सपोर्ट करने के लिए केंद्र सूचना आयुक्त आएंगे और यहाँ पर भी वो सारी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, सारी पावर्स उनके पास होगी। और कौन कौन सी पावर होगी, जो कि आयोग उन्हें देगा और ये आयोग के अंडर में रहकर ही काम करेंगे। इनके पास भी क्वालिफिकेशन वही होना चाहिए जो केंद्र सूचना आयुक्त के वाले व्यक्ति के पास होता है। यहाँ पर ये विधि में, विज्ञान में, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम, प्रशासन और शासन में व्यापक अनुभव रखने वाले समाज में प्रख्यात व्यक्ति होंगे। इनके पास भी वही की वही सारी क्वालिफिकेशंस होगी। इसके बाद में यहाँ पर भी यही दे रखा है कि एक साथ वो 2 पदभार नहीं ग्रहण कर सकते, अन्य लाभ का पद धारण नहीं कर सकते, ना ही कोई वो कारोबार कर सकते हैं। ठीक है, वो ऐसा इसलिए कहा जाता है ताकि आपको जो एक प्रॉपर काम दिया गया है, प्रॉपर ड्यूटी दी गई है, तो वहां पर आप लॉयल रहो। इधर भी कर रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं, तो यहाँ क्या है, आप ड्यूटी जो है उसको प्रॉपर निभा नहीं पाओगे। इसीलिए यहाँ पर उन्हें मना किया जाता है कि आपको 1 टाइम 1 वर्क वाला रूल फॉलो करना है। यहाँ ये लोग भी क्या करेंगे, यहाँ पर मुख्यालय जो है, वहाँ मुख्यालय दिल्ली में था, यहाँ कहाँ होगा, तो यहाँ मुख्यालय राज्य में ऐसे स्थान पर होगा जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। मतलब उन्हें जहाँ जरूरी लग रहा है, जैसे ज्यादातर राज्य के कहाँ होते हैं, हमारे यहाँ भोपाल में होते हैं, तो वो उस हिसाब से कन्वीनियंट प्लेस जो होगी वो प्लेस उसके लिए डिसाइड करेंगे। और अगर ऐसा लगता है कि अन्य कार्यालय भी स्थापित किए जाए तो वो ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेवा शर्तें वही दे रखी है, ये 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। अभी ये बोल रहे हैं कि चेंज हो गया है, तो इसको हम देख लेंगे कि 3 वर्ष हो गया है, इसको देख लेंगे। तो यहाँ पर भी 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और ये व्यक्ति भी पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। एक बार ही राज्य सूचना आयुक्त कोई व्यक्ति बन सकता है। यहाँ इसकी उम्र भी 65 वर्ष की आयु दे रखी है। 65 वर्ष हो जाने के बाद वो पदभार ग्रहण नहीं करेगा। तो ये इसमें भी 2 कंडीशन दे रखी है कि पद कब त्याग करेगा, तो या तो 5 वर्ष की अवधि पूरी हो जाए या तो फिर 65 वर्ष की अवधि पूरी हो जाए, उम्र 65 वर्ष हो जाए। दोनों कंडीशन में वो पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं रहेगा। इसके बाद में वही सारी की सारी बातें हैं। यहाँ पर उन्हें शपथ कहाँ लेना है, तो राज्यपाल के सामने शपथ लेना है। ठीक है, वहां किसके सामने शपथ ले रहे थे, राष्ट्रपति के सामने लेते हैं, राज्यपाल के सामने लेंगे और राष्ट्रपति या बोलो, वो राष्ट्रपति द्वारा जो घोषित किया द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति और या राज्यपाल द्वारा भी हर प्राधिकृत व्यक्ति के अधीन होकर शपथ लेंगे। हाँ, सेम बातें यहाँ पर भी दे रखी है। और अगर हमें हमारे पद का त्याग करना है तो यहाँ पर भी राज्यपाल को संबोधित करके हम हमारे पद का त्याग करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर कैसे हटाया जाएगा, तो यहाँ पर भी सेम बातें दे रखी है कि यहाँ हटाने के लिए जो राज्यपाल है, राज्यपाल के आदेश द्वारा उनको हटाया जा सकता है। कि जो उच्चतम न्यायालय है, यहाँ उच्च न्यायालय नहीं है ना, ध्यान रखना, यहाँ पर भी उच्चतम न्यायालय ही है। तो उच्चतम न्यायालय ने अगर जांच की है, इन्वेस्टिगेशन कुछ की है और रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट राज्यपाल को दी, तो वो उस रिपोर्ट के आधार पर मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को हटा सकते हैं। और यहाँ पर पद से निलंबित भी कर सकते हैं या उन्हें ऐसा
लगता है कि अभी ऑर्डर आने में टाइम है, तो अभी ये जो काम कर रहे हैं इसको अभी रोक दिया जाए। पद पे तो बना रहे पर अभी इसका कामकाज जो है उसको रोक दिया जाए। तो उसको वो प्रतिषिद्ध मतलब क्या है, रोकना, तो वो प्रतिषिद्ध भी कर सकते हैं। और इसके सारे ग्राउंड्स भी वही दे रखे हैं कि इसको कैसे, क्या ग्राउंड होंगे जहां पर इसको हटा सकते हैं। तो यहाँ पर या तो उसे न्याय दिवालिया घोषित किया गया है, या तो फिर कोई अपराध उसने किया है, या राज्य सूचना आयुक्त होते हुए भी वो कोई अन्य बिजनेस कर रहा है, या तो मानसिक या शारीरिक अक्षमता है, अभी अब उसके पास कैपेबिलिटी नहीं बची है कुछ काम करने की, मेंटल इश्यूज चल रहे हैं या फिजिकल इश्यूज चल रहे हैं, तब भी वो उस पद पर नहीं रह सकता। क्योंकि सबसे मेन हमारी जो क्वालिफिकेशन है वो सबसे पहले तो यही आती है कि शारीरिक क्षमता होनी चाहिए और मानसिक सक्षमता होनी चाहिए। अगर इसमें इशू आ रहा है तो फिर हम वो पदभार नहीं ग्रहण कर सकते। ठीक है। और एक दूसरा पॉइंट यही दे रखा है कि यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त किसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार से संबद्ध या उसमें हितबद्ध है, या किसी निगमित कंपनी मतलब राज्य सरकार या जो राज्य सरकार है उसके द्वारा कोई संविदा की गई है, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, उससे वो रिलेटेड है मुख्य सूचना आयुक्त, या कोई कंपनी है, कंपनी से उसका कोई ना कोई कनेक्शन है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो वहां पर भी अगर वो अपने फायदे के लिए उन चीजों में इन्वॉल्व हो रहा है, मान लो राज्य सरकार के साथ उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, अब उस कॉन्ट्रैक्ट में वो अपना फायदा देख रहा है, ठीक है, अगर वो फायदे वाले उसमें काम कर रहा है तो एक तरीके से वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पर मिसकंडक्ट कर रहा है, तो उसको मिसकंडक्ट मतलब कदाचार का दोषी माना जाएगा। तो इस आधार पर भी उसको अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। यही दे रखा है सारा कुछ चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 में। चैप्टर 5 में कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत फालतू बातें इसमें दे रखी है। सॉरी चैप्टर 5, चैप्टर 6 में आप तो पढ़ लिया ना मैम चैप्टर 5 हाँ, चैप्टर 6 में ये 21 से 31 तक है, उसमें कुछ भी नहीं दे रखा है, सब फालतू बातें दे रखी है कि अगर यहाँ पर कोई वाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही जो है वो किसी के लिए ला रहे हैं अगर, तो अगर वो सद्भाव पूर्वक ला रहे हैं, मतलब क्या है, हमारा जो इरादा है वो अगर गलत नहीं है या किए जाने के लिए आशयित है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी, तो यहाँ पर हमें प्रोटेक्शन दिया जा रहा है एक तरीके से। न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन, देखो मेन पॉइंट एक ये है इसमें कि अगर हमने एप्लीकेशन फाइल की, वहाँ से कोई जवाब आया तो उस जवाब से हम सेटिस्फाई नहीं है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है, हमें कोर्ट जाने की यहाँ पर परमिशन नहीं है। हम उसके लिए क्या कर सकते हैं कि अगर वो जवाब नहीं आया है या आया है तो वो इनकम्प्लीट आया है, मिसकंडक्ट मिसलीड करने वाला आया है, तो हमारे पास सॉल्यूशन है कि हम उसकी अपील कर सकते हैं, वहीं पे अपील होगी, पर हम कोर्ट नहीं जा सकते। ये दे रखा है ना कि अगर कोई आदेश आया है, हमारी एप्लीकेशन का जवाब आया है, तो हम कोई वाद नहीं ला सकते, कोई आवेदन नहीं दे सकते या अन्य कार्यवाही नहीं कर सकते। कहाँ नहीं कर सकते? कोर्ट में नहीं कर सकते। मतलब ये जो कोर्ट है वैसे वाद आवेदन या अन्य कार्रवाई को ग्रहण नहीं करेगा। अगर वो ये सब कुछ करने लग गया तो फिर बर्डन तो और ज़्यादा हो जाएगा ना। अभी उसके लिए जो भी क्वेश्चंस करने हैं तो हमें उन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट दे ही दिया है, तो हमारे सॉल्यूशंस जो होंगे वो वही करेगा। तो अगर हमें कोई ऐसा अगर कोई हमें परेशानी हो रही है तो हम कहाँ जाएंगे? अपील में जाएंगे, और वो राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर जो अपील दे रखी है उसी में जाएंगे, हम यहाँ पर कोर्ट नहीं जाएंगे। ये मेन पॉइंट है यहाँ पे 21 से 31 में, जो ये 23 वाला पॉइंट है ये मेन है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अंतिम निर्णय मतलब सूचना आयोग के अधिकारियों पे रहेगा, मतलब कोर्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। हाँ, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट अपील भी दे दी, फिर उन्होंने सेकंड अपील भी दे दी, तो ये तो फिर उसके बाद में हम फिर भी कर रहे हैं, तो ये तो गलत होगा ना। एक तरीके से हम हमारे राइट्स का ही मिसयूज कर रहे हैं। वो सूचना आयोग के अधिकारी का ही वो जो पद है उसको कोर्ट के इक्विवेलेंट मान लिया गया है। हाँ, तभी तो उसे सिविल न्यायालय के बराबर की पावर दे रखी है राज्य सूचना आयोग और केंद्र सूचना आयोग को।
इसीलिए तो वो पावर उन लोगों को दे रखी है। ऐसी की ऐसी चीज एक सेम होती है। जब हमारे वो जो मैटर्स होते हैं वो आर्बिट्रेशन के थ्रू, मीडिएशन के थ्रू अगर सॉल्व होते हैं, लोक अदालत, हाँ, अगर लोक Yes, अदालत के जो मैटर होते हैं उसमें भी हम अपील नहीं कर सकते हैं, है ना, तो वहां पर भी ये चीज फॉलो होती है। क्योंकि ये चीजें हमें इसीलिए प्रोवाइड की जा रही है कि कोर्ट का बर्डन जो है वो कम हो, इसीलिए ये सारी सहूलियत हमें दी जा रही है। 24 में कुछ नहीं है, 25 मॉनिटर करना, रिपोर्ट करना, सब फालतू बातें हैं। ये सिलेबस वैसे भी आपके सिलेबस में है भी नहीं, ज्यादा पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अभी तक जो पढ़ा ये नॉर्मल सारी शर्तें मेन हैं चीजें हैं। मैम, हाँ हाँ वही, नॉर्मल शर्तें हैं, पर हाँ कभी कभी बहुत काम की चीज भी बन जाती है, वो उसी को बेनिफिट में ले सकते हैं हाँ वो कि भी है। मतलब कोई ऑब्जेक्शन पार्ट बन जाए कि तो उसी का फायदा ले सकते हैं कि हमने तो जो चाहिए गई जानकारी है वो मतलब जनहित में लिए जो भी आधार बना के उसको हम ग्राउंड बना सकते हैं। हाँ, पर इन चीजों की अभी हमारे पास जरूरत नहीं है ना, अभी आप भूल ही जाओगे। नहीं, वो तो बाय वो प्रैक्टिस में प्रैक्टिकल, आवश्यकता हाँ, पड़ती है, प्रैक्टिकल में नॉलेज आवश्यकता। वाली है कि जब ये चीजों को प्रैक्टिस में लाना हो तब की बात है, पर अभी के लिए ये सारी चीजें जरूरी हमारे लिए नहीं है। ठीक है, तो ठीक है। अभी हम समझते हैं कि हमारा जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो सारे कल क्लियर कर लेंगे, और ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला जो सीन बन रहा है वो भी हम कल देख लेंगे। ठीक है, बीरेन जी को समझना था मैडम, ठीक है मैडम। क्या? ऑनलाइन कैसे करते हैं। हाँ वही तो, इसीलिए कल वो चीज देख लेंगे। याद थी मुझे वो चीज, पर मैंने सोचा थोड़ा सा अभी इसको सिलेबस को कवर कर लेते हैं। अभी हम बेफिक्र हो गए हैं ना कि मंडे से बीएनएस स्टार्ट करना है। अभी कल का टाइम है तो इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे, और ऑनलाइन एप्लीकेशन भी फाइल कर देंगे, हो जाएगा। बीच बीच में फिर इसको देखते रहेंगे, इसके हालचाल पूछते रहेंगे हम लोग, ताकि हमारे माइंड से पूरा का पूरा ये स्किप ना हो जाए, है ना। तो कल मिलते हैं हम लोग, कल करेंगे, कल 7 to 9 डन। यस मैम। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं। थैंक यू, ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।